हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और मैं स्वागत करता हूं आपका जेई टोटल सीरीज में, जहां हम फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। और फंक्शंस चैप्टर में बच्चों सारी थियरी करने के बाद हम लोग आए हैं डीपीपी 1 पे। सो फंक्शंस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था आपके जेई मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और जो भी कंटेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक आइडिया कि फंक्शंस बेटा क्या है, डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, और फिर मूविंग टुवर्ड्स बाइजेक्टिव। फिर हमने कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ा, ऑड इवन फंक्शंस के बारे में पढ़ा, पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा, इनवर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चंस दैट कम इन जेईई मेंस एग्जामिनेशंस। और फाइनली हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बट बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, जिससे कि हमें कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद होगी। स्पेसिफिकली वो टाइप के सवाल जहां पे दो फंक्शंस दिए जाते हैं और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। और अब ये सारा नॉलेज जो है अप्लाई करने की बारी है प्रॉब्लम्स में। तो डीपीपी 1 आपके पास आई होप ऑलरेडी अवेलेबल होगा। आप उस डीपीपी 1 को डाउनलोड करके वो सवाल लगा सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आई वुड हाईली एनकरेज यू कि आप वो करें। मैं आपको सबको प्रोत्साहित करूंगा बच्चों कि आप वो प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है डीपीपी 1 के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस चेक करें इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। और इन केस अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो ये वीडियो भी आप गो थ्रू कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन बारी बारी से आते जाएगा। तब आप वीडियो को पॉज करें, फटाफट खुद को टाइम करके वो सवाल क्रैक करने की कोशिश करें। सारे के सारे सवाल जो हैं जेईई मेंस लेवल के हैं, तो आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरीके से मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, हर एक चैप्टर उस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करें बच्चों। तो अब सारी थियरी अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमने यहां पे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। उसके बाद अब जो है अगली मंजिल, अगला पड़ाव चढ़ने की बारी है, जहां पे हम 10 सवाल करेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल के। फिर उसके बाद हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट सवाल करेंगे डीपीपी 2 में बच्चों। और इसी तरीके से ये जर्नी चलती रहेगी जेईई टोटल की, जहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते रहेंगे। और ये जो सारे सेशंस हैं, जो सारी थियरी लेक्चर्स हैं, वो आपके हमेशा काम आएंगी एज फाउंडेशन स्टोन टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का जो आपने ज्ञान हासिल किया है, वो सारी नॉलेज जो है आपके इन 7 लेक्चर्स में। तो चलिए बच्चों, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को अप्लाई करने की बारी और मार्क्स में कन्वर्ट करने की बारी। तो ये रहा पहला सवाल आपका डीपीपी 1 का आपके स्क्रीन के सामने, राइट बच्चों। तो एज यूजुअल एवरी क्वेश्चन विल हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, जहां पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाई देगा एक पेज पे। अगले पेज पे हम इसकी सॉल्विंग वर्किंग करेंगे, रफ वर्क करेंगे, सोचेंगे कि थॉट प्रोसेस क्या होता है, और फिर उसके अगले पेज पे इस सवाल का टाइप्ड सॉल्यूशन होगा बच्चों। और ये पीडीएफ आपको आराम से लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, ये सवाल ट्राई करते हैं। और जैसे हर एक सवाल हम देखेंगे बच्चों, उसी तरीके से उस सवाल के पीछे जो कंसेप्ट है उसको भी जल्द डिस्कस करेंगे, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ थियरी लेक्चर्स के साथ। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को क्रैक करें, और फिर सॉल्यूशन हमारे साथ डिस्कस करें, राइट। तो चलिए बच्चों, ये देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। ये सवाल का जो मेन पर्सपेक्टिव है, द मेन थॉट प्रोसेस इज द बॉक्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन। अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो इस सवाल को जो है आप कहीं हद तक सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री है और वो अप्लाई करने के बाद आंसर निकालना है, राइट। तो पहले देखते हैं यार क्या दिया हुआ है सवाल में। पाई स्क्वायर ये वैल्यू दी गई है, राइट। अब हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, राइट। वी नो दैट कि पाई की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। सही बच्चों, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है, 22/7 की तरह भी अप्रोक्सीमेट किया जाता है। तो पाई की एक रफ वैल्यू जो है हम लोग 3.14 ले लेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पाई स्क्वायर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि पाई स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.14 स्क्वायर होगा। अब बच्चों जेईई मेंस
या फिर उसके जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है, तो आपको एक स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन करना है, करेक्ट। तो अब हम जानते हैं कि 3 स्क्वायर जो है ना, 3 स्क्वायर जो है वो 9 है ना, तो 3.14 स्क्वायर लगभग क्या होगा। तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू नो योर स्क्वायर, इसीलिए हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलता रहता हूं कि यार बेटा 30 तक तो स्क्वायर आनी चाहिए, मे बी उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हो सकता है तो। जैसे 31 स्क्वायर जो है बच्चों वो 961 है ना, 31 स्क्वायर इज 961, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि 3.1 स्क्वायर जो है वो 9.61 है ना। और 32 स्क्वायर जो है, 32 स्क्वायर जो है वो 1024 है, तो 3.2 का स्क्वायर इज 10.24। अब यहां से हम ये अप्रोक्सीमेट, जी हाँ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। आप एक एग्जाम एटमॉस्फेयर में हो बच्चों, तो डरने की बात नहीं है। बात यह है कि थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा लॉजिकली क्या आप पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ला सकते हो, सो दैट इस प्रॉब्लम में हम लोग बॉक्स वैल्यू सही से लगा पाए, है ना। तो 3.14, 3.1 और 3.2 के बीच में है, बट 3.14 जो है 3.1 से ज्यादा पास है ना, और इस वजह से 9.61 से ज्यादा क्लोज होगा। और हम ये देख पा रहे हैं कि यार 10.24 10 से 0.24 बड़ा है, बट 9.67 10 से 0.39 यूनिट्स पीछे है ना। तो 3.14 द होल स्क्वायर जो 3.1 के पास में है वो 10 से नीचे होगा, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी लेसर देन 10, राइट। और अगर आप चाहो तो एक्चुअली जो है 3.14 इंटू 3.14 भी कर सकते हैं, 314 इंटू 314 टू गेट अ मोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 1 2 5 6 विद अ 0 3 1 4 डबल 0, यहाँ पे 3 4 जा 12, 1 कैरी 4 9 6 9 5 8 and 9. So basically 3.14 the whole square is 9.8596। हम जितना हो सकता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाने की कोशिश की है, बट क्लियरली ये दिख रहा है कि ये 10 से छोटा है। अब मैं बार बार इस चीज पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं बच्चों, आई एम प्रीटी श्योर काफी बच्चों को ऑलरेडी क्लिक हो चुका होगा, बट इन केस नहीं क्लिक हुआ है तो ध्यान से देखिए मैं क्यों बार बार 10 से कम 10 से कम ये चीज क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि जब आप बॉक्स लगाओगे बच्चों इस सवाल में, ये आइडिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा इस केस में, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स विल बी कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ 9.8596, राइट। तो यहां पे बॉक्स के अंदर ये जो इनपुट वैल्यू है वो 9.8596 है, तो उसको मैं 9.86 कह रहा हूं अभी के लिए, राउंड ऑफ कर रहा हूं उस चीज को, राइट। सो ये आपका पहला टर्म हुआ यहां पे, प्लस cos of माइनस 9.86 बचा, माइनस 9.86। तो ध्यान से देखिए ये एक्चुअली अभी तक हमने फंक्शंस का कुछ भी अप्लाई नहीं किया है सोटू से, बस हमने पाई स्क्वायर की वैल्यू सही से कैलकुलेट की है, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये इफेक्टिवली, स्मार्टली और फास्ट करना बहुत जरूरी है, और वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। अब शुरू होगी फंक्शंस की कहानी, किस तरीके से फंक्शंस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री को इनकॉर्पोरेट करेंगे और इस प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं फटाफट एफ ऑफ एक्स अब क्या होगा। हम जानते हैं बच्चों दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिव्स यू द आउटपुट दैट इज लेसर देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बेसिकली अगर आपका इनपुट 9.86 हुआ तो नंबर लाइन पे 9.86 को देखिए, द आउटपुट बॉक्स ऑफ 9.86 विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल टू, सबसे बड़ा इंटीजर जो 9.86 से छोटा है ना। तो उसकी वैल्यू 9 है या फिर 9.86 से बराबर है। 9.86 एक इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा इंटीजर जो उससे छोटा है, राइट। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा शुरू में, बट ध्यान से एक नंबर लाइन को इमेजिन करें, उस नंबर लाइन पे 9.86 को लोकेट करें, सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है। 9.86 से कई सारे इंटीजर्स छोटे हैं, बट उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर 9 है, एंड दैट इज वाई बच्चों यहां पे आएगा 9। सो ये एफ ऑफ एक्स अब बन गया कॉस ऑफ 9x
अब ध्यान से वापस उसी नंबर लाइन पे बच्चों अगर आप -9.86 ले रहे हो, ठीक है, ये चीज मैं ड्रॉ करके दिखा सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बच्चों एनेबल हो, ये चीज विजुअलाइज करो कि ये चीज आप मेंटली क्रैक कर सकते हो। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें आपको लिखना जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप खुद सक्षम हो जाओगे बच्चों, जब आप ये सारी चीजें खुद सोच सकते हो और आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि यार अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है, एक माइन्यूट पार्ट भी आप खुद से ऐसे आराम से फास्टर टेक्निक्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो -9.86, वापस बच्चा नंबर लाइन पे आता है, नंबर लाइन पे -9.86 लोकेट कीजिए, वापस डेफिनेशन को सोचिए, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल टू द इनपुट। -9.86 से जो इंटीजर्स छोटे हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सोच के देखिए। -9.86 यहां है बच्चों, -9.86 अगर यहां है तो -9, नंबर लाइन को विजुअलाइज कीजिए बच्चों, -9 यहां है और -10 यहां है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल टू -9.86? -9 यहां है और -10 यहां है, लेसर देन में -10 ऐसा इंटीजर है जो सबसे बड़ा है। ध्यान से सोचिए, -9.86 यहां है, -10, -11, -12, -13, ये सारे इंटीजर्स -9.86 से छोटे हैं बेटा, बट उन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर -10 है। तो इस वजह से यहां पे इसकी बॉक्स की वैल्यू आएगी -10। और बच्चों खास करके क्योंकि ये DPP1 है, मैं इतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चा जो है सारे क्वेश्चंस को क्रिस्पली और इफेक्टिवली समझ पाए इस लेवल तक कि अगली बार जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपको लगना चाहिए कि ये पूरा प्रॉब्लम आपने स्टार्ट टू एंड खुद से किया, A to Z आपने इस प्रॉब्लम को कैप्चर किया, राइट। DPP2 में हम थोड़ा सा और फास्ट ट्रैक करेंगे, और वो सारे बच्चे जिनको लग रहा है कि सर थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है, समझ में आ गया, आप बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, हाई स्पीड पे थोड़ा देख सकते हो, और अगर आपने सोल्यूशन फोड़ लिया है तो आप अगले सवाल पे भी जा सकते हो। एंड दैट्स द फन ऑफ दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन जेईई टोटल सीरीज। तो आइए इसको लिखते हैं, प्लस कॉस ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा -10x, राइट, -10x। अब ग्रेजुअली कुछ महीनों बाद आपके जेईई प्रिपरेशन में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, मैं चाहूंगा, ये दिलोजान से ये चीज चाहूंगा कि मेरे सारे बच्चे है ना यहां पे cos -10x लिखने के जगह डायरेक्टली इसी लाइन में cos 10x लिखे, ठीक है। अब मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स हमें वैल्यू -10 आया हुआ है, बट बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने स्मार्टनेस को भी अपग्रेड करें, अपडेट करें, क्योंकि आप ये जानते हैं बच्चा दैट cos ऑफ -θ इज cos θ, और जब आप जानते हैं कि cos ऑफ -θ इज cos θ, देन cos ऑफ -10x इज cos 10x। और जब आपको वो क्लिक हो रहा है तो लिखते समय ही आप प्लस लिख दो, लिखते समय ही आप प्लस लिख दो, है कि नहीं बढ़िया बात, राइट। क्योंकि cos ऑफ -θ इज cos प्लस θ, आपका एक लाइन लिखने का बच गया, आपके कुछ मूल्यवान सेकंड्स बच गए। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, इन जेईई मेंस एवरी सेकंड काउंट्स। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां तक क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन जो है cos 9x प्लस cos 10x हो गया, एंड नाउ इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ cos c प्लस cos d। और यहां पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का ट्विस्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्री का तड़का लगता है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इन केस अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो ये बच्चों फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, वन ऑफ द 4 फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास, राइट। 4 फॉर्मूलेज हैं, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे बच्चों। तो f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, एक्चुअली आप अगर ऑप्शंस देखें तो यहां पे भी डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हैं, डायरेक्टली यहां पे भी वैल्यूज डाल सकते हैं, एंड यू कैन गो टुवर्ड्स द आंसर, दैट कैन आल्सो डेफिनेटली वर्क। बट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहो तो, राइट। सो 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, 9x प्लस 10x विच इज 19x डिवाइडेड बाई 2,
इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 माने cos of 9x minus 10x 9x minus 10x is minus x बच्चों, तो cos of माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सोच के देखो, एक एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं जो बहुत वाइटल है बच्चों, दिमाग में प्रोसेस करना और अपने प्रोसेसर को और फास्ट करना। 9x माइनस 10x बच्चा इज माइनस एक्स, है ना, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। और हमने अभी अभी बात की है दैट cos माइनस थीटा इज cos थीटा, सो व्हाई नॉट अप्लाई दैट राइट हियर, क्यों ना हम वो चीज यहीं अप्लाई करें, क्योंकि हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस एक्स बाई 2 इज x बाई 2, राइट। और अब हमारे पास एक और थोड़ा सा ज्यादा सिंपलिस्टिक वर्जन आ गया है जहां पे हम सारे x के वैल्यूज को प्लग इन कर सकते हैं जैसे ऑप्शंस में दिया हुआ है, और चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो अब अगर मैं पाई बाय 4 डाल रहा हूं, पाई बाय 4 डाल रहा हूं, 19 पाई बाय 4, ठीक है, 19 पाई बाय 4, पाई बाय 4 का वैल्यू थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्योंकि यहां पाई बाय 8 आएगा, माइट बी अ बिट डिफिकल्ट। तो पहले दूसरे तीसरे जो 3 ऑप्शंस हैं उनको ट्राई कर लेते हैं, राइट। पहले पाई को वैल्यू प्लग इन करके देख लेते हैं, 19 पाई बाय 2, है ना। तो बच्चों हम जानते हैं कि कॉस के जब भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होते हैं, माने 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यहां सारे कॉस के वैल्यूज जो है 0 हो जाते हैं। cos 90 0 होता है, हम जानते हैं cos 90 इज 0, हम जानते हैं कि cos 270 इज 0, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आर 0। सो जब यहां पे x की जगह हम पाई डालेंगे, है ना, हम जब पाई डालेंगे तो 19 पाई बाय 2 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, cos विल गिव यू 0। तो यहां पे जो है ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना, ये ऑप्शन क्लियरली गलत हो गया क्योंकि 0 आता है, 1 नहीं आता, ठीक है। अब जो है माइनस पाई डाल के देखेंगे, माइनस पाई में भी वही हालत होगी क्योंकि नेगेटिव ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2, तो ये भी गलत होगा, है ना। अब पाई बाय 2 को डाल के देखते हैं बच्चों, अब पाई बाय 2 को डाल के देखते हैं, राइट, दिस माइट बी द गेम चेंजर। f ऑफ पाई बाय 2, तो 2 टाइम्स cos ऑफ, यहां पे पाई बाय 2 अगर हम डालें, ध्यान से देखिए बच्चों, 19 पाई बाय 2 अपॉन 2, सो 19 पाई बाय 4 इंटू cos ऑफ पाई बाय 2 अपॉन 2 cos ऑफ पाई बाय 4, ठीक है। अब ध्यान से इन नंबर्स को देखिए बच्चों, 19 पाई बाय 4, है ना, 19 पाई बाय 4, 19 पाई को आप लिख सकते हैं एज 16 पाई प्लस 3 पाई, है ना, तो 16 पाई अपॉन 4 जो है वो 4 पाई देगा आपको। और 4 पाई क्या होता है बच्चों, ये 0 से 2 पाई हो गया पूरा, और 2 पाई से पूरा 4 पाई, तो आपने 2 बार पूरे चक्कर लगा के आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए, तो 16 पाई अपॉन 4 इज 4 पाई, पूरा चक्कर लगा के आ गया, प्लस 3 पाई बाय 4, प्लस 3 पाई बाय 4, मतलब ये जो है ये बन गया 2 टाइम्स cos 3 पाई बाय 4 इंटू cos पाई बाय 4, ठीक है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें बच्चों, तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू तो 1 बाय रूट 2 है ना, और cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 है, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा cos नेगेटिव होता है, तो यहां पे ये वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 2 कैंसिल, और माइनस 1 वैल्यू आएगा f ऑफ पाई बाय 2 का, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स आप पाई बाय 4 डाल के जो है उसकी वैल्यू चेक कर सकते हो, बट डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 8 आएगा, राइट। और इसीलिए आई ऑल्सो थॉट कि आप यहाँ पे भी बहुत इजीली डाल के वैल्यूज चेक कर सकते हैं। आई ऑनेस्टली थिंक कि ये जो फैक्टराइजेशन वाला चीज है इस पर्टिकुलर केस में नहीं अप्लाई करेंगे तो चल जाएगा, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसी स्टेज पे, है ना, इसी स्टेज पे अगर आप वैल्यूज प्लग इन करके देखोगे, आप पाई बाय 2 अगर यहां डालेंगे बच्चों, 9 टाइम्स पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। और 10 टाइम्स पाई बाय 2 इज 5 पाई, cos 5 पाई, cos of negative cos of odd multiple of pi is -1 and that is why the output will be -1। तो यहां पे भी आप बहुत इजीली ये वैल्यू ला सकते हो। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये मैं बस इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ये स्टेज पे आने के बाद आपको शायद क्लिक नहीं हो कि सब्स्टिट्यूट करना है, और शायद आपको लगे कि यार फैक्टराइजेशन करना है, फिर भी हार नहीं माननी है। जो भी आप कर रहे हो, फिर कोई ना कोई स्टेज पे जाके आप इनपुट प्लग इन करोगे और ऑप्शंस के साथ चेक करोगे, राइट। सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, बट कीप इन माइंड फॉर फास्टर आउटपुट, स्मार्टर आउटपुट, हमेशा आप अलर्ट रहो कि यार यहां तक हम आए हैं, ऑफ कोर्स इसके बाद हम ये चीज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पर क्या यहीं पे हम वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हैं? ये भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो ये भी एक छोटी सी चीज हमने यहाँ पे सीखी जिससे प्रॉब्लम फास्ट हो सकता है। तो चलिए बच्चों अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं और वैरायटी के प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पे उसका डिटेल्ड सोल्यूशन है, बट जैसे हमने बात की, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। हम ये क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि ये जरूरत नहीं है, और यहां से जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। और क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, यस सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, तो आपको क्लियरली एक ऑप्शन में डाल के पता चल जाएगा कि ये वैल्यू सही है और ऑप्शन डी आपका सही आंसर भी आएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जहां पे आपको एक फंक्शन का डोमेन पूछा गया है। तो डोमेन और रेंज, ये जो आइडियाज हैं बच्चों, वो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़े थे। बहुत ज्यादा डेप्थ में जो है हमने नहीं देखा था, बट हमने ये चीज समझा था कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, काफी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था। बट कुछ की फीचर जो है डोमेन के बारे में मैं इस प्रॉब्लम में जो है शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। तो वो चीज यहां पे है, जनरल रूल्स टू फाइंड डोमेन, ठीक है, जिसके बारे में हमने जनरली बातें की थी लेक्चर 2 में, ठीक है, बट कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब भी रूट हो, है ना, रूट हो, और रूट के अंदर अब क्योंकि जनरली हम एफ ऑफ एक्स यूज करते हैं, मान लो रूट के अंदर एक आपका फंक्शन है, रूट के अंदर मान लीजिए आपका एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है। मैं एफ ऑफ एक्स इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जनरली हम कई जगह यूज कर लेते हैं। मान लीजिए रूट के अंदर है जी ऑफ एक्स, तो उस पर कंडीशन चढ़ेगी कि g ऑफ x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों रूट के अंदर जो कहानी होती है, रूट के अंदर जो फंक्शन होता है, रूट के अंदर जो आपके पास चीज है, वो चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड दैट इज द होल रीजन g ऑफ x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों डोमेन ढूंढते समय। दूसरी चीज देखते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास 1 अपॉन डिनोमिनेटर में g ऑफ x है, तो दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये भी बात काफी अंडरस्टैंडेबल है, सोच के देखिए क्यों। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो ये फंक्शन 1 अपॉन 0 बन जाएगा, जो एक डिफाइंड नंबर नहीं है रियल लाइन पे, ठीक है। यस, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन लगेगा इस टाइप के फंक्शंस में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, लॉग ऑफ बी जी ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि ये b भी अ फंक्शन इन x है, तो उस पे भी सेम कंडीशन लगेंगे बाबा, बहुत जरूरी। तो जब लॉग के अंदर एक फंक्शन है तब क्या होगा कंडीशन, तब g ऑफ x जो है हैज टू बी पॉजिटिव, इट कैनॉट बी 0, इट कैनॉट बी नेगेटिव, क्योंकि लॉग केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है, लॉग केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है। सोच के देखो कितना सिंपल है, लॉग कभी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, लॉग कभी 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं होता। इसका मतलब g ऑफ x जो चीज है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और वही चीज हमने वहां लिखी है, राइट। और b जो बेस है बच्चों, बेस कभी भी जो है बेस कभी भी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता, और बेस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। बट उसके साथ और एक कंडीशन है बेस के लिए कि बेस जो है 1 भी नहीं हो सकता, राइट। और धीरे धीरे बच्चों जैसे आप और चीजें समझने लग जाओगे, आपको ये भी समझ में आएगा दैट y
इज दिस नॉट पॉसिबल, राइट? तो यस, चलिए अब इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल गए हैं हमें डोमेन और रेंज के चीजें सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिकली यहाँ पे डोमेन के चीजें सॉल्व करने के लिए। तो आइए बच्चों इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं उसी थॉट प्रोसेस से जो हमने पिछले पेज पे कंडीशंस देखे हैं। तो नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये फंक्शन अगर हम देखेंगे तो f of x is equal to 3 times e raised to root of x square minus 1 log of x minus 1। तो जो चीजें हमने देखी बच्चा, जो चीजें हमने अभी देखी उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि रूट के अंदर जो भी चीज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। रूट के अंदर जो भी चीज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो रूट के अंदर जो भी चीज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, नेगेटिव तो पक्का नहीं हो सकती। 0 के लिए ट्राई करना पड़ेगा और यहाँ पे 0 चलेगा, e raised to 0 इज फाइन, राइट? तो 0 चलेगा। तो रूट के अंदर जो चीज है वो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? अब लॉग वाला दूसरा कंडीशन लगा लेते हैं। लॉग में हमने अब भी पढ़ा कि लॉग के अंदर जो कहानी है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना? नेगेटिव इनपुट लेता ही नहीं है लॉग, 0 इनपुट लेता ही नहीं है लॉग। तो बस वही कंडीशन बेस के लिए तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो ई है नेचुरल लॉग विच इज फाइन। तो अब आइए इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, या तो हम उसको वेवी कर्व से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इस चीज को करना। हमने दो अलग अलग तरीके देखे थे इस चीज को सॉल्व करने के। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन -1, जो हमने फॉर्मूला निकाला था वहां से, राइट? आई थिंक हमने वो लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में देखा था, राइट? तो वो चीज कर सकते हो, right, which will therefore say that x is greater than 1 और x is less than -1। या तो आप वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो x+1 x -1, राइट? यहां पे आप जो है वो भी करके देख लेते हैं एक बार, ताकि सब लोग समझ जाएं अच्छे से। x+1 x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका वेवी कर्व हम निकालेंगे। ये जो फैक्टर है उसका रूट है -1, ये जो फैक्टर है उसका रूट है 1। हम ऐसे वेवी कर्व निकालेंगे, ऐसे आएगा। और क्लियरली क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, आपका ये रीजन है और ये रीजन है, जो क्लियरली दिख रहा है 1 से बड़ा, है ना, और -1 से छोटा, जो यहां पे आ गया, ठीक है? तो ये रीजन हमें मिल गया है। अब इसके साथ देखो, ये बेटा एक कंडीशन है कि ये तो सेटिस्फाई करनी है, बट उसके साथ ये भी कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी है कि x ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग फंक्शंस पे हमने कंडीशंस लगाए हैं, अलग फंक्शंस पे हमने कंडीशन लगाए हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 1, दिस हैज टू बी सेटिस्फाइड, एंड कंडीशन 2, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। दोनों चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि ये और ये नहीं, दिस एंड दिस, यस। तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। तो जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा बच्चों, वही डोमेन होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे x लेस देन -1 यहां चलेगा, तो मान लो इसमें एक नंबर ले लेते हैं -2, ठीक है? तो -2 जब आप डालोगे, जब आप -2 डालोगे तो -2 द होल स्क्वायर विल गिव यू 4 एंड 4 - 1 इज 3। बल्ले बल्ले, ऑल कूल, कोई दिक्कत ही नहीं है, e⁻√3। पर जब आप -2 यहां डालोगे, ये तो ठीक है, बट यहां पे तो दिक्कत है ना बॉस। -2 - 1 इज -3 और लॉग का नेगेटिव नंबर का लॉग तो डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जैसे आप देख रहे हो x लेस देन -1 यहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला कंडीशन हट जाएगा। x ग्रेटर देन -1 विल बी द कॉमन रीजन, राइट? सो द कॉमन रीजन और द डोमेन, जो कॉमन रीजन होगा x ग्रेटर देन 1 ही होगा, राइट? और इसी चीज को हम नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं बच्चों, इसी चीज को जो है हम नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो 1 और -1 यही दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, राइट? पहला जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, राइट,
जो ग्रीन कलर में है, कंडीशन नंबर 1 जो ग्रीन कलर में है, वो बोल रहा है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 1, x हैज टू बी ग्रेटर देन 1 और x हैज टू बी लेस देन -1। क्या सबको ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये दोनों कंडीशन जो है नंबर लाइन पे मैंने इस तरीके से दिखाई है। अब कंडीशन 2 जो है, अब कंडीशन 2 जो है, अब कंडीशन 2 जो है x ग्रेटर देन 1, वो सिर्फ ये वाला रीजन है। तो अब देखिए और बेसिक सवाल पूछिए कि ये नंबर लाइन पे ग्रीन और ब्लू दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का ओवरलैप कहां पे हो रहा है? x ग्रेटर देन 1 पे, एंड हेंस दैट इज योर आंसर, क्योंकि दोनों कंडीशंस इकट्ठा साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई कर रही है, एंड दैट विल गिव यू द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन माय फ्रेंड्स। तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। और यहां पे x ग्रेटर देन 1 को जो है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट, राउंड ब्रैकेट 1 कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाल सकते, और इंफिनिटी जो है एनीवेज एक अनडिफाइंड नंबर है। यस, तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरा सवाल जो है बच्चों रेंज के ऊपर है। तो रेंज के लिए भी हमने कुछ टेक्निक्स पढ़े थे लेक्चर 2 में, कैसे रेंज ढूंढा जाए। आई थिंक एक सवाल था जहां पे एक पर्टिकुलर टेक्निक हमने यूज किया था जो इस सवाल से सिमिलर होगा। सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, एंड देन लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन टुगेदर। तो चलिए बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है, राइट। सबसे स्टार्टिंग में तो आराम से इसको y के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि जब भी हम रेंज की बातें करते हैं बच्चों तब y का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को जो है कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप रेंज ढूंढते हो तब y का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि y ही तो आपका रेंज है बेटा, y ही तो आपका आउटपुट है, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, राइट। तो बच्चों जब हम इस फॉर्मेट में चीजें लिखते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है दैट दिस फंक्शन इज एक्सप्लिसिटली इन y, मतलब y इक्वल टू बाकी सब कुछ, और वो बाकी सब कुछ में y नहीं है, वो बाकी सब कुछ में सिर्फ x है। इसीलिए y इज इक्वल टू अ फंक्शन, अ खिचड़ी, अ झमेला ऑफ x, इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। जब आप रेंज ढूंढ रहे हो आपको y को अटैक करना है, y को जो है अटैक करना है, आउटपुट को जो है अटैक करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिंपलिस्टिक चीज नहीं है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कई सारे क्वेश्चंस है, फॉर दैट मैटर अगर आपको समझ लीजिए मैं ऐसा कुछ पूछ रहा हूं, 11 sin x माइनस 8, इस फंक्शन का मुझे आप रेंज बताएं, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो आप कुछ ऐसे स्टार्ट करोगे, sin x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि sin x एक बेसिक फंक्शन है जिसके बारे में आपको इनइक्वालिटी में एक आपके पास एक कंडीशन है, आपके पास एक इनइक्वालिटी है उस बेसिक फंक्शन में, जहां से आप डेवलप कर सकते हो, बढ़ सकते हो और इस फंक्शन पे पहुंच सकते हो, राइट। बट यहां पे वैसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी इजी है। इस इनइक्वालिटी को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए थ्रू आउट, तो आपको 11 sin x मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको -8 करना है थ्रू आउट, तो आपको 11 sin x -8 मिल जाएगा। और क्लियरली ये दिख रहा है कि -19 लोएस्ट वैल्यू है इस फंक्शन का और 3 हाईएस्ट वैल्यू है। तो बेसिकली आपका जो फंक्शन है उसका रेंज इज गोइंग टू बी बिटवीन -19 से 3, राइट। यस, तो यस ये साइड सवाल हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। बट आई होप सबको ये समझ में आ रहा है कि कुछ रेंज के प्रॉब्लम्स इस तरीके के होते हैं जहां पे हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिस पे हमें कुछ नॉलेज है
है ना, जिसका कोई इनइक्वालिटी है, जहां से आप डेवलप करके फंक्शन पे पहुंच सकते हो और उसके रेंज के बारे में इस तरीके से एक इनइक्वालिटी लाके जो है आप आउटपुट बता सकते हो। बट इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में जो है, इस केस में हमें y को जो है अटैक करना पड़ेगा। देयर वर अ फ्यू प्रॉब्लम्स, हमने सेशन के टाइम में उनको पढ़ा था बच्चों, और वहां पे भी हमने जो है y को अटैक किया था। किस तरीके से एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने एफर्ट डाला होगा, कुछ बच्चों ने आंसर लाए भी होंगे, विच विल बी फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बात है। और कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके सामने कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने की, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक ऐसा तड़का है, एक ऐसा हल्का फुल्का ट्विस्ट है जो एक दूसरे चैप्टर से आपको कनेक्ट करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, एंड दैट दूसरा चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखते हैं कैसे वो चीज इन्वॉल्व हुई है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चा, और उसके बाद ये लिखना है कि वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 7y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। ठीक है, ध्यान से इस इक्वेशन को पहले समझ लो कि क्या ये सेंस बना रहा है, राइट। और अगर ये सेंस बना रहा है तो उसके बाद इस क्वाड्रेटिक को और क्रिस्प करना काफी जरूरी हो जाता है, राइट। तो अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है बच्चा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दूसरे तरफ। इस एक्स स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट में ले लें तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 1 दिखेगा, राइट। ध्यान से देखिए, इस वाई एक्स स्क्वायर टर्म को और एक्स स्क्वायर टर्म को हमने क्लब किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके वाई माइनस 1। अब y के टर्म्स की बात करते हैं, y के टर्म्स की बात करते हैं, सॉरी x के टर्म्स की बात करते हैं। यस, 2xy और 34x दोनों को एक तरफ लेके अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो 2y माइनस 34, राइट, 2y माइनस 34। एंड लास्टली बच्चों कांस्टेंट टर्म एक बार देख लेते हैं, माइनस 71 इधर आके प्लस 71 माइनस 7y। ठीक है, तो यस मैं इसको कांस्टेंट टर्म इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों, इवन दो देयर इज अ वाई, बिकॉज हम x के क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से इसको देखिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो व्हाइट में इक्वेशन आया है बच्चों, उसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर के टर्म्स है, एक्स के टर्म्स है और वाई के टर्म्स है। वाई स्क्वायर के कहीं पे टर्म्स नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही हमने वाई से करी थी, कहीं पे स्क्वायर नहीं हुआ था। तो एक्स स्क्वायर में x में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, तो देयर इज एन एक्स स्क्वायर टर्म, देयर इज एन x टर्म एंड देयर इज अ कांस्टेंट टर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से बच्चों हमारे पास a, b और c के वैल्यूज हैं, और अगर हमारे पास a, b और c के वैल्यूज हैं बच्चों, क्या हम एक जानते हैं ये बात क्वाड्रेटिक में, है ना, कि अगर आपके x के वैल्यूज जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के वो रियल है ना, तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इन केस आपने बच्चों क्वाड्रेटिक अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये फंडा नेचर ऑफ रूट्स का शायद नहीं पता होगा, बट बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बहुत सिंपल, सरल और ऐसी चीज है जो अनिवार्य है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप पढ़ोगे ही और कई सारे चैप्टर्स में अप्लाई करोगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। और अगर आप जानते हो तो बहुत बढ़िया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो ये a है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो एबीसी के वैल्यूज हमें पता है, प्लग इन करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और ट्रस्ट में बच्चों आंसर आ जाएगा, राइट। तो मेरे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले आप कोशिश करें कि आप इस चीज को सॉल्व करें और इस फंक्शन का जो है रेंज निकालें। कम ऑन बच्चों, रेस विद मी। बी स्क्वायर 2y माइनस 34 द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 2y माइनस 34 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, तो माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 टाइम्स c 71 माइनस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो यस बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग लुकिंग इनइक्वालिटी बट डेफिनेटली सॉल्वेबल, राइट। तो अब इसको 2 कॉमन लेते हैं यहां से बच्चों, 2y माइनस 34 है तो 2 कॉमन लेते हैं, y माइनस 17 बचेगा,
टू द होल स्क्वायर 4 देगा, है ना। तो वो 4 और ये 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। वो 4 और वो 4 को कॉमन लेके 0 डिवाइडेड बाय 4, ये छोटी छोटी चीजें आपके प्रोसेस को फास्ट करेंगी बच्चों ड्यूरिंग एन एग्जाम। तो y माइनस 17 बचा, क्योंकि ये जो 2 कॉमन लिया हुआ था, 2 स्क्वायर 4, वो 4 और ये 4 कॉमन लेके 0/4 फेंक दिया, दैट इज 0, है ना। तो y माइनस 17 द होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289, क्योंकि 17 स्क्वायर 289 है। अगर स्क्वायर्स नहीं पता तो मेक इट अ टारगेट कि अगले 2 हफ्ते में आप 30 तक के स्क्वायर्स बहुत आराम से याद कर लोगे, 10 तक के क्यूब्स भी याद कर लोगे, ठीक है। y माइनस 17 द होल स्क्वायर, माइनस 4 निकल चुका है, y माइनस 1 और 71 माइनस 7y, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, माइनस 71y माइनस 7y स्क्वायर विद द माइनस बिकम्स प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है। माइनस 71, सो दिस बिकम्स प्लस 71 प्लस 7y विद द माइनस साइन, माइनस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, और एक क्वाड्रेटिक आ रहा है y में क्वाड्रेटिक आ रहा है, 7y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 8y स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 34y माइनस 17y हमें देगा माइनस 105y माइनस 7 माइनस 112y, और आखिरी में 289 और 71, ये दो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये 1 इसमें ऐड होके 290 प्लस 70 360 देगा, तो प्लस 360 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियरली अब दिख रहा है कि यार 8 कॉमन लेना है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तगड़ी फीलिंग आ रही है कि 112 जो है वो 8 से जाएगा, 8 10 80, और 80 के ऊपर अगर 112 तक पहुंचने की कोशिश करो तो 32 जो 8 से जाता है, 8 4 इज 112, 8 4 इज 32, राइट। सो 8 14 इज 112, तो जाता है। 360 भी आएगा 8 केस में, क्योंकि 8 40 इज 320 प्लस 40 बिकम्स 360, राइट। तो 8 कॉमन ले ही सकते हैं, और 8 कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर माइनस 14y, जैसे हमने अभी बात किया, एंड 8 इंटू वॉट गिव्स यू 360, 8 इंटू 40 गिव्स यू 320, सो 8 इंटू 45 विल गिव यू 360, तो यहाँ 45 बच जाएगा। अब चीजें और आसान दिख रही है, राइट, आसान दिख रही हैं। और दो ऐसे नंबर्स चाहिए इस क्वाड्रेटिक को तोड़ने के लिए जिनका प्रोडक्ट 45 है बच्चों, और जिनका सम जो है माइनस 14 है। क्लियरली वो दो नंबर -9 और -5 है। सो दिस इज y -9 y -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब हम इसका वेवी कर्व निकालेंगे तब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, और क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कहां पे y वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कहां पे y वैल्यूज जो हैं एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो वो ये दो रीजन्स हैं। क्लियरली हमें ये इनइक्वालिटी का रिजल्ट आता है कि y की वैल्यू जो है 9 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, या तो 5 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5। तो क्लियरली ये y की वैल्यूज हैं, और यही तो रेंज है, क्योंकि रेंज क्या है, जो y वैल्यू लेता है, राइट। और y क्या क्या वैल्यू लेता है, -∞ से 5 और 9 से इंफिनिटी, -∞ से 5 और 9 से इंफिनिटी। तो ऑप्शन बी बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत वैल्यूएबल और नॉलेजेबल क्वेश्चन। काफी सारी चीजें सीखने को मिली बच्चों इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को अटैक करना चाहिए। इसके पहले हमने एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें रेंज ही पूछा गया था, बट अलग लाइन ऑफ थॉट था। सो लॉट टू लर्न, क्वाड्रेटिक वेवी कर्व, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को देखना है। चलिए विद दिस एंथुसियाज्म लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ डीपीपी 1, राइट। हियर्स द क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने थियरी सेशंस में कर रखा है लेक्चर 5 में। ऑड इवन फंक्शन हमने अच्छे से जाना था, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अ सिमिलर क्वेश्चन देयर। तो पॉज द वीडियो, क्रैक दिस क्वेश्चन। जिन भी बच्चों ने लेक्चर्स अच्छे से डेडिकेटेडली देखे हैं, आई वुड होप कि आप थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा के इस सवाल को क्रैक करें, और बेस्ट ऑफ लक टू यू। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन, एंड लेट्स चेक आउट द डिस्कशन फॉर द सेम। तो बच्चों यहां पे हमें यह पता करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये एक ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या फिर नीदर ऑड नॉर इवन है,
राइट। ऑफ कोर्स और एक ऑप्शन दिया गया है कांस्टेंट का, जो मोस्ट लाइकली नहीं है बट हो भी सकता है, तो वी नीड टू चेक दैट एज वेल। तो पहले तो यार क्योंकि ऑड इवन वाली कहानी है, तो वी स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। ये चीज हमने पढ़ा है और वो चीज मैं यहां लिख देता हूं। Whenever we see odd even functions, जब भी हम odd even functions की बात करते हैं, that time always look for f of minus x. जब भी हम odd even functions की बात करते हैं, we should always start with f of minus x बच्चों, और वहां से ही हम ये पता कर पाएंगे कि वो फंक्शन odd फंक्शन है या even फंक्शन है। कैसे पता कर पाएंगे? अगर f of minus x हमें माइनस ऑफ f of x देता है तो वो odd है, और अगर f of minus x f of x देता है तो वो इवन है। ये चीज हमने लेक्चर 5 में पढ़ रखी है। ब्रीफ रन थ्रू फॉर दिस, सेम चीज सेम फंडा हम लोग यहां अप्लाई करेंगे। f ऑफ माइनस एक्स जब हम यहां लगाएंगे बच्चों, हमें मिलेगा सेक ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स द होल स्क्वायर, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो अंदर वाला पार्ट है ना बच्चों, सेक लगाने के बाद नहीं, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो प्रॉब्लम हम एग्जैक्ट ये वाला प्रॉब्लम लेक्चर 5 में कर चुके हैं, ठीक है। और ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन आता है। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट विदाउट पुटिंग इन मोर टाइम। अच्छा, अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं, यस। अब अगले लाइन में लेट्स राइट इट दिस वे, एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स जहां से हमने शुरू किया, दिस इज इक्वल टू सेक ऑफ लॉग ऑफ, अब ध्यान से देखिए बच्चों, दिस इज माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और और ये वाला बॉक्स जो है हम यहां क्लोज कर सकते हैं, ठीक, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो सेक ऐसे का ऐसे ही लिखा है, लॉग ऐसे का ऐसा ही, इस टर्म को यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि रूट इन्वॉल्व है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन्वॉल्व है, हमें रैशनलाइज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ओवर हियर। ए माइनस बी अगर है तो हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये रूट और ये एक्स इन्वॉल्व नहीं है। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, प्लस एक्स एक अलग टर्म है, और अगर हमने ये चीज मल्टीप्लाई की है तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तब आप नोटिस करेंगे बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, तो ये आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देगा, जहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट के आपको 1 देने वाला है, राइट। सो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू सेक ऑफ लॉग ऑफ, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 देगा आपको, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, राइट। लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। तो वी कैन राइट दिस एज सेक ऑफ log of 1 माइनस लॉग ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो log 1 तो 0 है बेटा, log 1 तो 0 है, तो अगर log 1 0 है तो 0 माइनस लॉग ऑफ ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, बस ये माइनस है। अब ये चीज बताइए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। हमने इसी डीपीपी में थोड़ी देर पहले बात किया था दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और क्योंकि सेक 1 अपॉन कॉस है तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी
उसी फ्लो में होगा 1/cos of minus theta which is cos theta. So 1/cos theta is sec theta. So basically sec of minus theta is also sec theta, and if that is the case, अगर sec of minus theta is sec theta, तो इसको मैं sec of log of x plus root of 1 plus x square लिख सकता हूं, राइट? सोच के देखिए, sec of minus theta is sec theta, राइट? और अगर वो बात सच है तो भाई ये फंक्शन और ये फंक्शन तो सेम आ गया, देखो ये और ये तो एब्सोल्युटली सेम आ गया। इसका मतलब f of minus x जो कि ये है इज एब्सोल्युटली इक्वल टू f of x। एंड व्हेन डज दैट हैपन? ये कब होता है? f of minus x f of x कब होता है? जब वो एक इवन फंक्शन होता है। और इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अ गुड क्वेश्चन। ऑड इवन के बारे में आपको सीखने मिला होगा, काफी फंटास्टिक क्वेश्चन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। बट अगर आपने L5 में देख लिया है तो आपको ये अंदर वाली चीज का इंफॉर्मेशन है। सेक एक नया एड ऑन है, क्योंकि कॉस भी एक इवन फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, सेक भी एक इवन फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, तो ये हमने यहाँ पे देखा। बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये रैशनलाइजेशन वाला फंडा इज फिनोमिनल, अ गुड ट्रिक टू नो जब भी आप ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की बातें करेंगे। तो चलिए बच्चों अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें प्रॉब्लम की तरफ। हियर्स द next question, and this next question my friends is a JEE mains question from 2019। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, ये चेक करेगा कि क्या आप सिली मिस्टेक्स करते हो, और अगर आपने सिली मिस्टेक्स करे तो यस नेगेटिव नंबर जो है उसके रिपरकशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप जो है केयरफुली थोड़े से एक्स्ट्रा सेकंड्स डाल के अपना फोकस और एनर्जी को डाल के एक एक नंबर यहां से निकाल लो, तो ये सवाल एक्चुअली काफी इजी, बेसिक और कंसेप्चुअल है। तो चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करने की बारी, सवाल को फोड़ने की बारी, अलग अलग नंबर्स वैल्यूज डाल के चेक करने की बारी, फंक्शन के साथ दोस्ती करने की, समझने की बारी, सवाल फोड़ने की बारी, फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने की बारी, राइट? तो लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स ट्राई एंड सी हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन। समझते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा कंपोजिट है, थोड़ा सा समझना है टाइप ऑफ फंक्शंस को, क्या क्या आते हैं, क्या क्या आउटपुट्स देते हैं। तो एक बार देखते हैं। लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, and two functions f of x and g of x. f and g are two functions be defined as f of n and g of n in this case, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है n as an input variable है, right? Defined as f of g, both starting from natural and going to natural। मतलब डोमेन इनपुट आपका सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और कोई दूसरे नंबर हो ही नहीं सकते, राइट? यस, और आउटपुट भी आपके वही होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये कि ये जो है वो कोडोमेन है, राइट? तो जब भी आप फंक्शन लिखते हो एन एरो एन, ये जो दूसरा सेट है वो आपका कोडोमेन होता है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों जब आप ऑन टू और इन टू फंक्शन डिसाइड करते हो, ठीक है? तो चलिए अब आते हैं सवाल पे। एफ ऑफ एन ये दे रखा है, मैं पूरे डिटेल में अभी तो नहीं जाऊंगा, बट दिख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन है कि जब एन ऑड है और जब इवन है अलग अलग डेफिनेशन है। जी ऑफ एन जो दूसरा फंक्शन है उसका डेफिनेशन ये है, इनपुट माइनस वन रेस टू इनपुट, ठीक है? तो दोनों फंक्शंस को डील करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे, बिना दिक्कत के डील करेंगे, राइट? बट ये देखते हैं कि फंक्शन जो अल्टीमेट फंक्शन पूछा गया वो क्या है, एफ ओ जी। एंड एफ ओ जी बच्चों इज द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्लियरली आपको जी ऑफ एक्स के साथ पहले खेलना है ना, उसके बाद आप जो है एफ अप्लाई करोगे। तो हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद जी ऑफ वन, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद जी ऑफ वन। जी ऑफ वन इज 1 माइनस माइनस वन रेस टू 1, 1 माइनस माइनस वन रेस टू 1, ठीक है? ये वैल्यूज आप दिमाग में मेंटली कैलकुलेट करोगे, अगर अभी नहीं तो कुछ महीने बाद वो कॉन्फिडेंस, वो स्पीड, वो एक्यूरेसी आप अचीव कर पाओगे जहां पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे काम बन जाएगा बेटा, ठीक है? 1 माइनस माइनस वन रेस टू एन, माइनस वन रेस टू 1 इन दिस केस। अब माइनस वन रेस टू एन ऑड नंबर विल गिव यू माइनस वन, माइनस वन रेस टू 2 इज माइनस वन इंटू माइनस वन, सो माइनस वन इंटू माइनस वन आपको फिर से 1 देगा। बट अगर माइनस वन रेस टू 3 हुआ तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, 3 नेगेटिव्स आपको फिर से माइनस देगा। तो वो यार माइनस प्लस में खेल रहा है एज ऑड इवन। तो अगर पावर ऑड है
तो ये -1 होगा, अगर पावर इवन है तो ये +1 होगा। तो आइए देखते हैं, अगर ये -1 है तो 1 माइनस ऑफ -1 इज 1 + 1 जो कि 2 देगा आपको। तो g ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, g ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब f ऑफ g ऑफ 1 का क्या होगा, f ऑफ g ऑफ 1 का क्या होगा, क्योंकि अपना पहला इनपुट ही 1 है, तो f ऑफ g ऑफ 1 क्या होगा, g ऑफ 1 तो 2 है, तो दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ 2, दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ 2, यस, क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू 2 आई। अब f ऑफ n इस फंक्शन में इनपुट 2 है जो कि इवन है, और जब इवन है तब आउटपुट क्या होगा, n/2, तो 2/2 विच विल बी 1, है ना। तो फाइनल आउटपुट आपका 1 आया है जब आपका इनपुट 1 है, जब आपका इनपुट 1 है तब आपका आउटपुट भी 1 आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और f ऑफ g ऑफ 2 ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसके लिए भी स्टार्ट विद g ऑफ 2, g ऑफ 2 क्या होगा, n के जगह पे 2 माइनस 1 रेस टू 2, ठीक है। अब हमने अभी बात की कि -1 रेस टू इवन इज गोइंग टू गिव यू 1, तो ये 1 है, एंड 2 माइनस 1 इज गोइंग टू गिव यू 1, राइट। तो ये कम आ गया यार, g ऑफ 2 जो है वो 1 आ गया। अब आगे देखते हैं कि उसके वजह से अपने फॉग पे क्या फर्क पड़ता है। f ऑफ g ऑफ 2, राइट, फॉग 2 विल बी, g ऑफ 2 की वैल्यू तो 1 आई है तो यहां 1 आएगा, और जब f में इनपुट ऑड है तो आपका आउटपुट n+1/2 है, तो 1 + 1/2, तो 2/2 दैट इज ऑल्सो 1, यस दैट इज ऑल्सो 1। तो क्लियरली यहां तक, अब इसके आगे बढ़ने से पहले एक कंक्लूजन तो क्लियर है ना बॉस, कि आप इनपुट 1 डाल लो या 2 डाल लो, है ना, एक कंक्लूजन तो क्लियर है। एंड आई सीरियसली होप कि आप सब लोग ये देख पा रहे हैं कि आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे और भी नंबर्स हम एक्सप्लोर करेंगे, बट क्या हमें ये दिख रहा है कि आपका इनपुट भले ही 1 हो या 2 हो, आपका आउटपुट तो 1 ही आ रहा है। आपका इनपुट भले ही 1 हो या 2 हो, दोनों केसेस में आपका आउटपुट 1 आ रहा है। तो क्लियरली दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, राइट, क्लियरली दिस इज मेनी वन फंक्शन। तो ऑप्शन 3 आउट हो गया क्योंकि वो 1 1 बोल रहा है, ऑप्शन 2 आउट हो गया क्योंकि वो 1 1 बोल रहा है, तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में से ही सही आंसर है। अगर एग्जाम टाइम में टाइम क्रंच है और आप ऐसे दुविधा में हो तो एटलीस्ट आपका 50-50 हो गया। ऑफ कोर्स आप इस प्रॉब्लम को और 1 मिनट एक्स्ट्रा डाल के इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। चलिए वो करते हैं, g ऑफ 3 निकालते हैं, g ऑफ 3 निकालते हैं क्योंकि हमें fog 3 निकालना है, f ऑफ g ऑफ 3 निकालना है। तो g ऑफ 3 क्या होगा बच्चों, 3 माइनस 1 रेस टू 3, और ये वापस -1 देगा, और क्योंकि ये -1 देगा, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, और 3 + 1 ये 4 देगा बच्चों, यस 3 + 1 4 देगा। और अब हम ढूंढेंगे f ऑफ g ऑफ 3 विच इज f ऑफ 4, राइट, f ऑफ g ऑफ 3 विच इज f ऑफ 4। अब f ऑफ 4 जो है इवन है, 4/2 होगा आउटपुट विच इज 2, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनपुट 3 है, आउटपुट आपका 2 है, इनपुट 3 है, आउटपुट आपका 2 है, राइट। तो एक बार अपन g ऑफ 4 भी डाल के देख लेते हैं, ठीक है, g ऑफ 4 भी डाल के देख लेते हैं। g ऑफ 4 इज 4 माइनस -1 रेस टू 4, दिस इज +1, 4 - 1 इज 3, राइट। तो जैसे यहां हुआ 2 के बाद एक कम, 4 के बाद एक कम, ये भी हो रहा है, राइट। तो f ऑफ g ऑफ 4 विच इज f ऑफ 3, और आप f ऑफ 3 की बात करेंगे तो 3 + 1/2, 4/2 दैट विल आल्सो गिव यू 2। तो इससे एक बात तो पता चल रही है यार कि डेफिनेटली 1 1 है, डेफिनेटली 1 1 है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि यार 1 कवर हुआ है, 2 कवर हुआ है, और फिर 3 भी कवर होगा, 4 भी कवर होगा। तो सारे नेचुरल नंबर जो हैं आपके आउटपुट आने ही वाले हैं। फॉर दैट मैटर अगर इनपुट में 100 भी रख लूं, अगर मैं इनपुट 100 भी रख लूं तो 100 माइनस ये 99 आएगा, और जब मैं 99 यहां डालूंगा तो 99 + 1 100/2 50 आउटपुट आएगा। तो बेसिकली जब भी आप
एक ऐसे नेचुरल नंबर पे हो, मान लो 500, तो उसका आधा आउटपुट आना ही है। तो विच एवर नेचुरल नंबर यू पुट, उसका आधा के रीजन में आपका आउटपुट आना ही है। तो इस तरीके से सारे नेचुरल नंबर्स कवर होंगे। और अगर आप सोच रहे हो सर इन्फिनिटी तक ही नंबर्स है, बेटा इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी जो है उसको मैं 2 टाइम्स इन्फिनिटी भी बोल सकता हूं। तो अगर मुझे सारे नेचुरल नंबर्स कवर करने हैं तो मुझे 2 टाइम्स सारे नेचुरल नंबर्स तक जाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 से लेके 1 से आगाज करके 2, 3, 4 सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो आपका जो रेंज है इज ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि रेंज इज ऑल नेचुरल नंबर्स। और अगर आपका रेंज ऑल नेचुरल नंबर्स है तो आपका कोडोमेन क्या है, वो भी ऑल नेचुरल नंबर्स है, रेंज भी ऑल नेचुरल नंबर्स है, एंड दैट इज व्हाई इट्स एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो हमें अब ये पता चल गया बच्चों कि ये फंक्शन ऑन टू है बट मेनी वन है। इट्स मेनी वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो इट इज ऑन टू बट नॉट 1, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर आएगा। राइट, सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। जैसा आपने देखा हमने बस वैल्यूज डाले, फंक्शन के साथ दोस्ती करी, फंक्शन के साथ बातें करे, फंक्शन के बारे में और चीजें जानने की कोशिश करी, चीजों को समझा, अच्छे से प्लेस किया। 1, मेनी वन के बारे में हमें पता है इंफॉर्मेशन, और इन वैल्यूज के आधार पे हमने कंक्लूड किया कि मेनी वन है। सिमिलरली कोडोमेन हमने फंक्शन में देखा था, रेंज हमने समझा, जाना कि रेंज क्या है, और सिंपली बाय द डेफिनेशन दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इट्स इनटू फंक्शन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इन दिस केस, एंड दैट इज व्हाई इट्स एन ऑन टू फंक्शन। राइट, तो कंसेप्ट सिंपल है बेटा, बस खुद पे भरोसा रखना है, जो आपने पढ़ा है उस पे भरोसा रखना है और कॉन्फिडेंटली अप्लाई करते जाना है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, धीरे धीरे करके 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, और इंशाल्लाह एक दिन 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप क्वेश्चन फोड़ोगे ही फोड़ोगे। चलिए बच्चों 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर क्रैकिंग दिस जेईई मेन 2019 प्रॉब्लम, राइट, 6 सवाल पे चलते हैं। Here's the next question, एक और सवाल जो कंपोजिट से रिलेटेड है। तो जैसे आप देख रहे हो कंपोजिट एक ऐसा टॉपिक, सब टॉपिक है जो कई जगह पे अपना चेहरा दिखाता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, बट कई जगह पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों ये सवाल ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया गया है a माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू 1 अपॉन एन, और हमें पूछा गया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। अब ये जो अंदर वाला एफ ऑफ एक्स है ना, ये इनपुट है फॉर दिस बाहर वाला एफ ऑफ एक्स। तो ये बाहर वाला एफ ऑफ एक्स क्या है, ऐसा मान लो कि ये एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अगर ये एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस इनपुट द होल रेस टू एन, इनपुट इज एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स द होल रेस टू एन, एफ ऑफ एक्स द होल रेस टू एन, राइट, द होल रेस टू 1 बाय एन, है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, क्योंकि पहले एफ ऑफ एक्स जो है यहां से प्लग इन करेंगे। ध्यान से देख लीजिए बाबा, एफ ऑफ एक्स इज ए माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू एन, एफ ऑफ एक्स इज ए माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू एन। अब बस एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स डाला हुआ है, अब इस एफ ऑफ एक्स के जगह वापस वही फंक्शन डालेंगे, है ना, ए माइनस, अब इस एफ ऑफ एक्स के जगह डालेंगे, इस एफ ऑफ एक्स के जगह हम डालेंगे a माइनस एक्स रेस टू एन, a माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू 1 बाय एन, द होल रेस टू 1 बाय एन। ये ब्लू कलर में एफ ऑफ एक्स जो है वैसे का वैसा लिखा है बच्चों, ध्यान से देखे। एफ ऑफ एक्स क्या है, a माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू 1 बाय एन, तो इसके जगह लिखा है a माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू 1 बाय एन, एंड दिस द होल रेस टू एन है। ध्यान से देखिए, कलर्स को यूज करके मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि आपको क्लैरिटी से दिख जाए कि चीजें एक्चुअली सिंपल हो जाएंगी। अभी के लिए डिफिकल्ट लग रही हैं बट चीजें एक्चुअली सिंपल हो जाएंगे, राइट, ब्रैकेट 1 बाय एन। ठीक है, आई होप सबको अभी दिख रहा है। ये एन जो है वो ये एन है, एफ ऑफ एक्स की जगह ये ब्लू कलर में अंदर आया है। अब चीजें जो हैं बहुत इजीली दिख जाएंगी आपको कि कैसे कैंसिल सिंप्लीफाई हो रही हैं, राइट। ये आपका ब्रैकेट है, a माइनस एक्स रेस टू एन द होल रेस टू 1 बाय एन
द होल रेस टू n। तो ये पूरा एक ही पावर में है, तो ये n और ये n कैंसिल हो रहा है, और ये जो अंदर व्हाइट ब्रैकेट में अंदर जो चीजें हैं a माइनस इंटू माइनस प्लस x रेस टू n, दिस होल ब्रैकेट द होल रेस टू 1/n, राइट। ध्यान से सिंप्लीफिकेशन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, इजी एंड हेल्पफुल, राइट। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या बचता है, x रेस टू n द होल रेस टू 1/n एंड दिस इज नथिंग बट x। तो आपका आउटपुट x है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल, प्रिटी डायरेक्ट, राइट। बस एक चीज आपको केयरफुल रहनी है कि जब आप कंपोजिट ले रहे हो आपके पावर्स में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आप सिंप्लीफाई करो इस चीज को, बहुत आसानी से आंसर x आ जाएगा। तो वन ऑफ द इजियर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस डीपीपी। लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। फंक्शनल इक्वेशंस का सवाल जो आजकल जेईई में बहुत देखा जा रहा है, तो गिव इट अ ऑनेस्ट शॉट, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है डेफिनेटली, बट तभी तो आप धीरे धीरे अपना लेवल जो है अप करते चलेंगे और जेईई मेंस के टारगेट की तरफ एक एक इंच हर एक दिन क्लोज चलते चलोगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से ट्राई कीजिए, अपना 100% दीजिए और फिर सोल्यूशन को साथ में डिस्कस करिए। तो यस, एफ ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो यस, कॉस के कई सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, लॉग के कई सारे प्रॉपर्टीज आएंगे और इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। What has been asked to us is f of x into f of y minus half of f of x upon y plus f of x y। तो कोशिश करते हैं इस फॉर्मेट में लिखने की, राइट। f of x क्या है, cos of log of x, cos of ln x into f of y, तो into cos of ln y, राइट। तो ये आपका पहला टर्म हो गया f of x into f of y बच्चा, माइनस हाफ ब्रैकेट, ठीक है, f of x upon y। तो f of x upon y is cos of log of x upon y, cos of log of x upon y, राइट। धीरे धीरे आप वो स्मार्ट लेवल पे आ जाओगे जहां पे आप ये इसको cos of ln x upon y को cos of ln x upon y नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे cos of ब्रैकेट ln x माइनस ln y। आप लिखते लिखते पहले लाइन में ही प्रॉपर्टी अप्लाई करके चीजें सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि आपको सिंप्लीफाइड चीजें पसंद है, क्योंकि उन सिंप्लीफाइड चीजों से चीजें फास्ट होती हैं, सॉल्विंग फास्ट होती है, आपके कुछ मूल्यवान सेकंड्स बचते हैं और आपके मार्क्स बढ़ते हैं, जिससे कि आपका रैंक इंप्रूव होता है, जो कि आपका अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। यस बच्चों, तो अभी के लिए मैं लिख रहा हूं, बट जैसा मैंने कहा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं सारे बच्चों को कि धीरे धीरे जो है चीजें कुछ कुछ स्टेप्स जो है मेंटली कर सकते हैं एक कॉन्फिडेंस लेवल अचीव होने के बाद। अगर आप वो चीज ऑलरेडी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात, आप धीरे धीरे सही डायरेक्शन में ऑलरेडी हो, खुद को प्रेस करते रहिएगा, अपना बेस्ट पोटेंशियल निकालते रहिएगा। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी इस चीज को समझने की कोशिश करो। सिंपली एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक्स के जगह एक्स अपॉन वाई, तो x के जगह x अपॉन वाई, कॉस ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन वाई, वही चीज यहां लिखा है। इसको अगले स्टेप पे कैसे लेके जाना है मैं आपको बता दूंगा लॉग प्रॉपर्टी यूज करके, बट ऑब्जर्व करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी हरकतों से चीजें जो हैं बेटर हुई हैं, आसान हुई हैं और आपके फायदे के लिए हुई हैं, ठीक है। तो आगे प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह एक्स वाई रहेगा तो यहां एक्स के जगह एक्स वाई आएगा, कॉस लॉग एक्स वाई, ठीक है, कॉस लॉग एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब बारी सिंप्लीफिकेशन की, राइट। अब बारी सिंप्लीफिकेशन की, पहला टर्म है कॉस ऑफ कॉस ln x इंटू कॉस ln y। इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि मेजर जो भी चीज करना है हमें यहां पे करना है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, माइनस हाफ ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं। कॉस ऑफ ln x अपॉन वाई, कॉस के अंदर ये एंगल है, राइट, बट हमें ये प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए दैट लॉग ऑफ a अपॉन b इज लॉग a माइनस लॉग b। तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ कॉस के अंदर log x माइनस log y, ठीक है। तो ये log की प्रॉपर्टी है बच्चों, log ऑफ a अपॉन b इज log a माइनस log b और log ऑफ a इंटू b इज log a प्लस log b, जो
यहां अप्लाई होना है। तो प्लस कॉस, अगेन ब्रैकेट के अंदर log xy को लिखा है log x प्लस log y, ठीक है। तो अब ये क्यों करा गया है, क्योंकि अब जो है यहां पे ये जो ग्रीन कलर में चीज है, आप यहां पे वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा सकते हो जो डीपीपी 1 में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम में लगाया था, जहां पे एक्चुअली जरूरत नहीं थी। बिना फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा के आप जो वैल्यूज प्लग इन करके f ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू हमने निकाल लिया था, ऑप्शन डी सही आंसर आया था। बट यहां पे जो है फैक्टराइजेशन लगाओगे तो चीजें काफी सिंपल होंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से, राइट। तो ये एज इट इज लिख लेते हैं, cos ऑफ ln x इंटू कॉस ऑफ ln y माइनस हाफ ब्रैकेट। अब ये जो ग्रीन कलर का चीज अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, cos c प्लस cos d, हमने उसी क्वेश्चन में बोला था कि cos c प्लस cos d इसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो चलिए अप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। और जब हम c प्लस d कर रहे हैं तो माइनस ln y प्लस ln y कट रहा है, ln x प्लस ln x 2 ln x डिवाइडेड बाई 2, 2 कट ln x आएगा। तो 2 टाइम्स cos ऑफ ln x, ठीक है। आप चीजें लिख सकते हो, बट आई थिंक इतना जो है आप मेंटली प्रोसेस कर पाओगे। ध्यान से और एक बार, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो cos ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस, ln y कैंसिल, राइट, ln y कैंसिल, दिस प्लस दिस करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, द होल डिवाइडेड बाई 2, ln x प्लस ln x इज 2 ln x डिवाइड बाई 2, 2 कट ln x बचेगा अंदर, राइट। सो cos ln x यहां पे अंदर है, राइट, और उसके बाद इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। बेटा c माइनस d बाई 2, तो दिस माइनस दिस जब आप करोगे, ln x माइनस ln y माइनस ln x माइनस ln y, ln x कटा, माइनस ln y और माइनस ln y आपको माइनस 2 ln y देगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस ln y, क्योंकि 2 कट गया, तो cos ऑफ माइनस ln y आएगा, है ना, cos ऑफ माइनस ln y आएगा। अब क्या हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा इस cos थीटा, राइट, क्या हम जानते हैं दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो इसको हम बहुत प्यार से cos ln y लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये 2 और ये 2 काट सकते हैं, और फिर नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पहला टर्म है cos ln x इंटू cos ln y, और ये जो टर्म है cos ln x इंटू cos ln y, ये एब्सोल्युटली सेम है और बीच में माइनस है। तो cos ln x इंटू cos ln y माइनस cos ln x इंटू cos ln y आपको देगा अंडा, और आपका हेंस करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी 0। ध्यान से देखिए बच्चों, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल, राइट, बट जिस तरीके से लॉग को यूज करके, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फैक्टराइजेशन यूज करके जो है बिना पहले टर्म को हाथ लगाए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तोड़ दिया है, राइट। सो अ गुड क्वेश्चन टू नो, टू रियलाइज कि लेवल क्या है जेई का, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट देखने में क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि आपको डर लगे, इंटिमिडेट हो जाओ आप और आप भग जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आपका नंबर पिछड़ता जाए। बट आपको बोल्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और दिमाग में, जहन में बस ये बात रखनी है कि हर क्वेश्चन तोड़ना मुमकिन है, जेई फोड़ना पॉसिबल है। लेट्स डू इट, लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से एक ऐसा सवाल जो लेक्चर 3 से, मैपिंग से कनेक्टेड है, टाइप्स ऑफ फंक्शन से कनेक्टेड है। अगर आप जानते हो कि यार 1-1 फंक्शन और मिनी 1 फंक्शन में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, अगर बच्चों आप जानते हो कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो आप बेसिक चीजें अप्लाई करके, फंक्शन के साथ दोस्ती करके, बातें करके, फंक्शन के बारे में और चीजें जानकर बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है क्रैक कर सकते हो, टाइप ऑफ फंक्शन पहचान सकते हो, राइट। इसी टाइप का वो जेईई मेन का सवाल था पिछला वाला। तो चलिए देखते हैं, पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस द सॉल्यूशन विद मी बच्चों। तो यस, एज वी कैन सी एट द स्टार्ट, फंक्शन जो है n से n जा रहा है, मतलब आपके फंक्शन का कोडोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंटली, कोडोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंटली नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और आपका आउटपुट जो है वो n+5 द होल स्क्वायर होगा। तो क्विकली, क्योंकि आपका डोमेन भी n है, क्योंकि आपका डोमेन भी n है,
आप इनपुट से केवल नेचुरल नंबर्स ले सकते हो। तो मैं f(1) से स्टार्ट करता हूं। f(1) इज 1 + 5 द होल स्क्वायर, दैट इज 36, राइट। f(2), राइट, 2 + 5 7 द होल स्क्वायर 49, f(3) 3 + 5 8 द होल स्क्वायर 64। अब यहां पे क्लियरली ये चीज दिख रहा है कि आउटपुट, ध्यान से देखिए, आउटपुट केवल बढ़ रहा है और वो बढ़ते ही चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहे हैं और नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो जब मैं 100 डालूंगा तो 105 स्क्वायर आएगा, नंबर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। तो वी कैन से दैट आउटपुट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। और ये एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों समझने के लिए कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, इस टाइप का हुआ, है ना, तब अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओगे, इट विल ऑलवेज कट एट 1 पॉइंट, इट विल ऑलवेज बी अ 1-1 फंक्शन। अगर बढ़ते ही चले जा रहे हैं आउटपुट्स, अगर आउटपुट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आए, क्योंकि आपके आउटपुट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, है ना, आउटपुट्स आपके बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो सेम आउटपुट दो इनपुट के लिए आ ही नहीं सकता, है ना। इसके लिए क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1-1 है, ठीक है। और ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो आपका रेंज जो है इस 36, 49, 64 एंड सो ऑन, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। इट्स नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ही नहीं यहाँ पे, सीधा 36 से स्टार्ट हो रहा है। तो रेंज आपका नेचुरल नंबर्स के बराबर नहीं है। कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर जरूर है। अब क्योंकि ये नहीं है, मेल बैठ नहीं रहा है रेंज और कोडोमेन का, ये जो है इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो एक इनटू फंक्शन है और एक 1-1 फंक्शन है। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, राइट। 1-1 तो जरूर है, 1-1 एंड ऑन टू नहीं है, 1-1 बट नॉट ऑन टू है ना, 1-1 बट नॉट ऑन टू है, इनटू है मतलब नॉट ऑन टू है। अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन 1 भी सही है क्योंकि उसने 1-1 बोला हुआ है, राइट। अगर ये होता दैट 1-1 ना, ये तो 1-1 लिखा हुआ है, तो ये भी टेक्निकली सही है अगर आप देखोगे तो। अगर मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करने की बात करूं तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 गलत है क्योंकि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन है। ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि 1-1 तो वो है जरूर बट ऑन टू नहीं है, इनटू है। तो ऑप्शन 2 और 3 रॉन्ग है, 1 और 4 दोनों सही है। ऑफ कोर्स इस तरीके का क्वेश्चन जेईई में नहीं आएगा विद दीज ऑप्शंस, राइट, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों ऑप्शन सेंस बना रहे, है ना। 1-1 तो जरूर है फंक्शन और 1-1 और इनटू है जो कि ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है, 1-1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। तो यस, आई होप सबको क्लैरिटी आ गई है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ फंक्शन की तरफ, विच नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, विच आई थिंक इज one of the most beautiful questions of this DPP, right? Definitely not an easy question. ये एक मॉडरेट सवाल है, मीडियम लेवल का सवाल है, बट काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्ञानवर्धक सवाल है। बहुत सारा चीज आपको यहां से सीखने मिलेगा बच्चों। तो पॉज करें वीडियो को, जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इन सारी चीजों को जो है फटाफट रिकैप मार के सवाल को क्रैक करने की कोशिश करें और फिर सोल्यूशन हमारे साथ डिस्कस करें, राइट। तो चलिए बच्चों, लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन। हमें पीरियड पूछा गया है इस फंक्शन का, जो फंक्शन दिया गया है एज बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 15। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि पीरियोडिक फंक्शन जब हमने पढ़ा था तब हमने ये बातें की थी कि बॉक्स फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपको वीडियो याद है बच्चों तो मैंने वहां पे ये चीज बोली थी कि स्टेप फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन कुछ इस तरीके का है जहां पे y आउटपुट्स हमेशा बढ़ रही हैं, वो पीरियोडिकली रिपीट नहीं हो रही है। देयर इज अ पैटर्न, डेफिनेटली देयर इज अ पैटर्न, बट वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा, वो इस तरीके से बढ़ रहा है ना। तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं हुआ। तो अगर बॉक्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो यहां पे ये फंक्शन पीरियोडिक हुआ ही कैसे, पीरियड पूछ भी कैसे रहे हैं। इसीलिए एक ऑप्शन है नॉन पीरियोडिक। तो ये हो ही सकता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो आइए चेक करते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, बाय यूजिंग दिस की प्रॉपर्टी दैट x इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स।
यस ये चीज हम जानते हैं, और इस यहां से हम लिख सकते हैं दैट बॉक्स एक्स इज एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, राइट। इसको आइसोलेट करेंगे, ये यहाँ पे लेफ्ट लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बच्चों अभी? ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इस फंक्शन का पीरियड है 1, है ना। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं बच्चों, ये सारी चीजें हमारे पास नॉलेज है जिनको हम यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आए, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड हम जानते हैं, और वहां से हम जो है बिल्ड ऑन कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो यहां पे कन्वर्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स की जगह आप लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, राइट। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3, राइट। सो प्लस एक्स प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3, ठीक है। और तीसरी चीज, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 इज एक्स प्लस 2/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2/3। सो प्लस एक्स प्लस 2/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2/3, और उसके बाद है माइनस 3x प्लस 15, ठीक है। तो अब तक हमने कुछ नहीं किया है फंक्शन में, बस जहां पे भी बॉक्स ऑफ एक्स था उसको हमने x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा और अकॉर्डिंगली बाकी टर्म्स भी, राइट। तो आइए देखते हैं अब आगे सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहां x है, यहां x है, यहां x है, तो ये 3x हो गया जो इस माइनस 3x के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो नाउ देयर इज नो x टर्म एनी मोर, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट वाले टर्म्स हैं, 1/3 प्लस 2/3 विच इज 1, 1/3 प्लस 2/3 विच इज 1, दैट 1 एड्स अप विथ 15 एंड गिव्स यू 16। तो यहाँ पे 16 है जरूर, कांस्टेंट टर्म्स हट गए सारे, अब बस ये 3 फ्रैक्शनल पार्ट वाले टर्म्स बचे हैं, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2/3। ये जो आखिरी में येलो लाइन लिखा है उसको ध्यान से कंक्लूड कीजिए, जो भी हमने अभी तक देखा है वहां तक, यहां तक अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद आएगा तड़का, इसके बाद आएगा ट्विस्ट इन द प्रॉब्लम विच मेक्स और ब्रेक्स दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फोड़ने का तरीका, राइट। जो पीरियोडिक फंक्शन में ये एक ट्रिक है बच्चों, कई जगह यूज की गई है, एक्स को बहुत स्मार्टली दिमाग लगा के सब्सटीट्यूट किया जाता है जिससे कि और एक इक्वेशन बने जो पहले इक्वेशन के साथ आप तालमेल बिठा सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे रिप्लेसिंग, जो अगेन एमसीक्यू सवाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत नहीं है, रिप्लेसिंग x विथ x प्लस 1/3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके दिमाग और आपके दिल और आपके हाथ सब एक तार एक साथ चल रहे हैं तो ये क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सही से उस चीज को बस अप्लाई कर दोगे। तो x की जगह x प्लस 1/3 लिखेंगे तो सब जगह आएगा उस इक्वेशन में x प्लस 1/3, 16 माइनस x की जगह लिखेंगे x प्लस 1/3, x की जगह लिखेंगे x प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये x प्लस 2/3 बन जाएगा। x की जगह लिखेंगे x प्लस 1/3, तो x प्लस 1/3 प्लस 2/3, ये x प्लस 1 बन जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया चीज, राइट। ये जो चीज है f ऑफ x प्लस 1/3, ये जो पूरी चीज है ध्यान से देखो, क्या मैं उसको लिख सकता हूं एज 16 माइनस, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 वैसे ही छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3 कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली क्या मैं ये जानता हूं कि fractional part of 1.6 is 0.6, right? But do I also know this, that fractional part of 2.6 is also 0.6? Do I also know that fractional part of 3.6 is also 0.6? तो अगर 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट और 1.6 प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं
कि x का फ्रैक्शनल पार्ट और x+1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम होगा। आराम से, ठंडे दिमाग से, कोई गड़बड़ नहीं है। इनफैक्ट पहली बार मैं भी सोचते रह गया कि दिस मेक सेंस। तो इस तरीके की चीज आपके साथ हो सकती है। बिल्कुल लोड ना ले, आराम से चीजों को समझे, चीजों को आसान बनाने की कोशिश करें। खुद ही से चीजों को डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से, प्यार से मिलकर इस चीज को तोड़ेंगे, ठीक है। 16 को वैसे का वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये x को x+1/3 डालने के बाद, ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से बदल गई, ठीक है। इसको और इसको हाथ नहीं लगाना, ऐसे का वैसा लिख दिया। पर ये जो x+1 का फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखना चाहता हूं, है ना। इस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 को मैं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखना चाहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि x अगर 1.6 है ना, तो x+1 2.6 हुआ। बट भाई साहब, इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम है। 1.6 का और 2.6 दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो लिख ही सकता हूं, है ना। और जब मैं वो कर सकता हूं, ध्यान से देखिए इस चीज को, 16 यहां पे भी है, यहां पे भी है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां पे भी है, यहां पे भी है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1/3 विद द माइनस साइन यहां पे भी है, यहां पे भी है। x+1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट दोनों जगह है विद द माइनस साइन। तो भाई वो और ये चीज तो सेम है ना। तो इसका मतलब ये हो गया f ऑफ x। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि f ऑफ x+1/3 इज f ऑफ x? ध्यान से देखिए, f ऑफ x+1/3 ये था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x+1 को हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया, जिससे कि ये चीज जो है f ऑफ x बन गई। तो अब इन कंक्लूजन हमारे पास इक्वेशन आया f ऑफ x+1/3 इज f ऑफ x। प्रॉब्लम खत्म हो गया भाई साहब। f ऑफ x+1/3 इज f ऑफ x। यही तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन होता है। f ऑफ x+t इज इक्वल टू f ऑफ x। तो t इज योर पीरियोडिक, t इज योर पीरियड। तो 1/3 is the period of this amazing function, amazing looking function, amazing looking solution। बहुत बढ़िया, इसको एक बार ढंग से प्यार से देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा बच्चों इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रॉब्लम की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर डीपीपी। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं जेई में, जहां पे आपको डिकोड करना पड़ता है फंक्शन को कई बार ड्रॉ करना पड़ता है और फिर क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली सही ऑप्शन को जो है क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट बात है। हमने ये ऑल्दो सीख लिया है, बट हम वापस से एक बार देख लेते हैं। जब भी मॉड ऑफ f ऑफ x होता है, ठीक है, मॉड ऑफ x होता है, वहीं से ये चीज प्रेरित है। मॉड ऑफ x की जब हम बात करते हैं, दिस इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ x इज -x व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। ये चीज हमने देख ली है। तो सिमिलरली क्या हम वही चीज मॉड ऑफ f ऑफ x में लगा सकते हैं? मतलब मॉड के अंदर जो भी कहानी है, मॉड के अंदर जो भी समान है, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो वो समान की वैल्यू वही समान के बराबर होती है। तो मॉड ऑफ f ऑफ x, अगर मॉड के अंदर जो समान है f ऑफ x है वो पॉजिटिव है या 0 के बराबर है, व्हेन द फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूलस इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, देन द मॉड्यूलस इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ। जब मॉड के अंदर जो समान है वो पॉजिटिव या 0 है, तब वो उसकी वैल्यू वही समान हुई। मॉड के अंदर जो समान है, जो वो पॉजिटिव या 0 हुआ, तब वो मॉड की वैल्यू वही वैल्यू हुई। और उसी चीज को फॉलो करेंगे हम, उसी चीज को फॉलो करेंगे। अगर मॉड के अंदर का जो समान है, मॉड के अंदर जो फंक्शन है, मॉड के अंदर जो चीज है वो नेगेटिव है, तो -x हुआ आउटपुट। सिमिलरली यहां पे अगर f ऑफ x इज नेगेटिव, देन मॉड ऑफ f ऑफ x इज -f ऑफ x, ठीक है। और यही चीज को हमें यहां पे यूज करना है बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही चीज को हमें यूज करना है और जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पॉज द वीडियो, ट्राई टू क्रिएट द फंक्शन, ट्राई टू क्रिएट द ग्राफ एंड ट्राई टू पिक द राइट ऑप्शन, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस द सॉल्यूशन विद मी, राइट। तो चलिए बच्चों इस सवाल को क्रैक करते हैं। जैसा हमने कहा था कि हर एक मॉड जो है उस तरीके से डिफाइंड होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
तो हम वो सारी चीजें यहां लिखने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीजें यहां लिखने की कोशिश करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस वन क्या होगा? अगर मॉड के अंदर का सामान पॉजिटिव है, मतलब x माइनस वन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हुआ, है ना। x माइनस वन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो -1 उधर चला जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब मॉड के अंदर का सामान पॉजिटिव है, तब मॉड के अंदर का सामान एज इट इज लिख दो भाई, मॉड के अंदर का सामान एज इट इज लिख दो। और जब वो सामान नेगेटिव है, x माइनस वन इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 1, इसके अलग दूसरा वाला केस, तब माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस वन विच इज 1 माइनस x, राइट। तो ये आपका पहला डेफिनेशन हुआ, ये आपका पहला डेफिनेशन हुआ। तो ऐसे ही बाकी तीनों फंक्शन के डेफिनेशंस भी लिख देते हैं, राइट। ऐसे ही बाकी तीनों फंक्शंस के भी डेफिनेशंस लिख देते हैं। राइट तो मॉड ऑफ x माइनस टू सेम थॉट प्रोसेस से, जब x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये x माइनस टू होगा, करेक्ट। और जब x माइनस टू लेस देन 0 होगा, माने x लेस देन 2 होगा, तब ये चीज माइनस ऑफ x माइनस टू होगी विच इज 2 माइनस एक्स। और यही कहानी आगे चलती जाएगी, x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड दिस विल बी 3 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 3, राइट। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से खुद से करने की कोशिश करो, सिर्फ पैटर्न पकड़ के लिखना नहीं है, राइट। नहीं तो फिर क्या होगा ना, खुद से कब नहीं कर पाओगे। अभी तो यहाँ पे आपने देख लिया, खुद से करने के लिए इनको खुद आप ट्राई करो, खुद से ये चीजें बनाने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स एक दो चीजें देखो और फिर आगे और बनाओ, जैसे और प्रॉब्लम्स आएंगे हमेशा यही थॉट प्रोसेस के साथ डील करो। ट्रस्ट मी बच्चों, बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें, राइट। एक बार ये डेफिनेशन क्लियर हो गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो है एक नंबर लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। एक नंबर लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पे वैल्यूज रखते हैं 1 2 3 4। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 5 रीजन्स हैं, 1 2 3 4 5। एक ऐसा रीजन है जो 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। और 1 से छोटा जब होता है, 1 से छोटा जब होता है when x is less than 1, when x is less than 1, तब mod x minus 1 आएगा 1 minus x। when x is less than 1, mod of x minus 1। ध्यान से देखिए, इंडिविजुअली हमें बस रीजन पॉकेट पकड़ना है, कौन से पॉकेट में हम डील कर रहे हैं, उस हिसाब से उस मॉड का इक्वेशन उठाना है और फाइनल फंक्शन बनाना है। ध्यान से देखिए बच्चों, हर रीजन के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा, 5 रीजन है, 1 2 3 4 5। 2-3 रीजन के लिए देख लेते हैं ताकि समझ में आए। पहला रीजन x लेस देन 1 है, पहला रीजन x लेस देन 1 है। तो हर एक डेफिनेशन में, हर एक मॉड के डेफिनेशन में आप देख लीजिए कि कौन सा वाला वेरिएंट यूज होगा। यहां पे x लेस देन 1 ये है, तो 1 माइनस एक्स यूज होना है। मॉड ऑफ x माइनस 1 के लिए 1 माइनस एक्स यूज होना है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड ऑफ x माइनस 2 है ना, तो x लेस देन 1 है, तो ये वाला डेफिनेशन यूज होगा। क्योंकि x लेस देन 2 के लिए फॉर ऑल इनपुट्स, सारे x के वैल्यूज जो 2 से छोटे हैं उनके लिए हम ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो जो 1 से छोटा है उसके लिए भी ये डेफिनेशन यूज करेंगे। तो यहां प्लस 2 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड x माइनस 3 में वापस से 3 माइनस एक्स आएगा, और मॉड x माइनस 4 में 4 माइनस एक्स आएगा बेटा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्लियरली दिस इज 10 माइनस 4x, 10 माइनस 4x। तो जब x 1 से छोटा है तब आउटपुट 10 माइनस 4x है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रीजन में भी निकाल सकते हो, पूरा फंक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। 1 और 2 के बीच में करके दिखाता हूं बच्चों मैं आपको। when
x इज बिटवीन 2 and 1, ठीक है। आप इक्वालिटी यहां पे रख सकते हो 1 पे अगर आपको चाहिए तो। अब देखते हैं तब फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा जब आप 1 से बड़ा की बात कर रहे हो, x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, तब मॉड x माइनस 1 विल बी x माइनस 1, ठीक है। तो ये पहली चीज x माइनस 1 आ गई। अब दूसरी चीज मॉड x माइनस 2, 1 और 2 के बीच में हो बेटा, आप याद रखना, आप 1 और 2 के बीच में हो तो आप 2 से कम हो अभी भी, आप 2 से अभी भी लेस हो, तो ये वाला चीज यूज करोगे 2 माइनस एक्स, तो यहां 2 माइनस एक्स। और सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए जो डेटम है वो 3 है, तो आप 3 से कम, आप क्योंकि 1 और 2 के बीच में हो, आप क्योंकि 1 और 2 के बीच में हो 3 से तो अभी छोटे ही हो इस रीजन के लिए, तो 3 से अगर छोटे हो तो 3 माइनस एक्स और सिमिलरली 4 माइनस एक्स। और ये चीज सॉल्व करके एक एक्स कट जाएगा, 2 एक्स बचेंगे, ठीक है। तो 2, 3 और 4 ऐड करके 4 + 3 7 + 2 9 - 1 8, 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 और 3 के बीच में आ जाओ, ठीक है। ये एक रीजन दिखा देता हूं मैं, 2 और 3 के बीच में आ जाते हैं, यस यस 2 और 3 के बीच में आ जाते हैं। जब 2 और 3 के बीच की बात कर रहे हैं हम, राइट, तो 2 और 3 के जब बीच की बात कर रहे हैं तो पहला वाला मॉड x माइनस 1, x 1 से बड़ा है तो मॉड x माइनस 1 जो x माइनस 1 ही हो जाएगा, है ना। ये रीजन में 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 एज इट इज। ये रीजन में 2 से भी बड़ा है, अगर आप देखो तो 2 से 3 की जब आप बात कर रहे हो, आप 2 से बड़े हो, x इज ग्रेटर देन 2, तो मॉड x माइनस 2 x माइनस 2 आएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे x माइनस 2 आएगा। और ये रीजन में आप 3 से छोटे हो तो ये 3 माइनस एक्स आएगा, और ये रीजन में आप 4 से भी छोटे हो तो x लेस देन 4, 4 माइनस एक्स आएगा। 3 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, राइट। तो बस अब ये जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, सारे एक्सेस कट जाएंगे, ये 2x है, ये माइनस 2x है, और बाकी के वैल्यूज -3 + 3 0, ये 4 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये रीजन और ये रीजन में भी निकाल सकते हो। ये 3 रीजन के हमने निकाल लिए, ये रीजन और ये रीजन का आप निकाल लेना बहुत इजीली इसी फॉर्मेट से। और फिर आपको रीजन बाय रीजन फंक्शन का डेफिनेशन मिल जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि जब भाई मेरी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो f ऑफ x मेरा 10 - 4x है। जब मेरी x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब मेरी x की वैल्यू 1 से, जब मेरी x वैल्यू 1 से छोटी है ना, तब मेरा फंक्शन जो है 10 - 4x है। जब मेरी x की वैल्यू 1 से छोटी है तब मेरा फंक्शन जो है 10 - 4x है। और 10 - 4x का ग्राफ ये है बेटा, 10 - 4x का ग्राफ ये है। बट क्योंकि हम सिर्फ 1 से छोटे की बात कर रहे हैं, हमें ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, हमें केवल वो वाला ग्राफ चाहिए, राइट। ये पूरा ग्राफ यहाँ पे आता है, बट ये वाला ग्राफ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ 1 से छोटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे चीज में 1 और 2 के बीच में आपकी फंक्शन जो है 8 - 2x है। 1 और 2 के बीच में आपकी फंक्शन जो है वो 1 - 2x है, जिसका ग्राफ ये है, ठीक है। बट क्योंकि हमें सिर्फ 1 और 2 के बीच में चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट की जरूरत नहीं है ना, ये पार्ट और ये पार्ट की जरूरत नहीं है। अब 2 और 3 के बीच में आते हैं। 2 और 3 के बीच में आपका फंक्शन 4 देगा, कांस्टेंट फंक्शन 4, x है ही नहीं उसमें, तो 2 और 3 के बीच में आपका आउटपुट 4 आएगा। ये 4 ये ऐसे आता है, बट क्योंकि सिर्फ 2 और 3 के बीच में ये सिर्फ इतना पार्ट यहां और यहां वाला हट जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 और 4 के बीच में आपका फंक्शन 2x - 2 आता है, जिसका ग्राफ ये है, बट हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे। और 4 से बड़ा फंक्शन आउटपुट आपका 4x - 10 आता है। तो ये आपका ग्राफ है बच्चों, ये आपका टोटलिटी में ग्राफ है। अब जो है फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ग्राफ भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब बारी ऑप्शंस को देखने की। द लीस्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 4। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे छोटा वैल्यू 4 ही तो है, 4 से छोटा तो और कुछ है नहीं, तो ऑप्शन 1 तो सही लग रहा है, ऑप्शन 1 एक्चुअली सही लग रहा है।
अब ऑप्शन 2 देख लेते, सारे ऑप्शंस देख लेते। द लीस्ट वैल्यू इज अटेन्ड एट अ यूनिक पॉइंट, मतलब जो छोटी से छोटी वैल्यू है जो कि 4 है, वो केवल एक इनपुट वैल्यू के लिए है, जो अगर आप ग्राफ देखें सच नहीं है, क्योंकि वो कई सारे इनपुट वैल्यूज हैं 2 और 3 के बीच में, जहां पे मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है जो कि 4 है। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है, सेकेंड ऑप्शन तो गलत है, बिकॉज द लीस्ट वैल्यू इज नॉट अटेन्ड एट अ यूनिक पॉइंट, इट इज अटेन्ड एट मल्टीपल पॉइंट्स बिटवीन 2 and 3, राइट। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4:2। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो इसको डिकोड करते हैं, ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं, ऐसे कितने वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन का वैल्यू 4 हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 4 कई सारे वैल्यूज पे हो रहा है यार, इनफाइनाइट वैल्यूज, 2 और 3 के बीच में जितने भी इनपुट हैं, सब इनपुट के लिए आउटपुट 4 हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स 4 कब हो रहा है? इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। बट यहां तो बोल रखा है केवल ऐसे 2 वैल्यूज हैं जहां पे आपका आउटपुट 4 हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 2 वैल्यूज नहीं है यार, इनफाइनाइट वैल्यूज है। और चौथा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 4, जो हम क्लियरली देख सकते हैं 2 पे तो कोई फंक्शन है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 4। अ वेरी स्टैंडर्ड जेईई मेंस क्वेश्चन, लेंथी बट इजीली डुएबल अगर आप सिली मिस्टेक्स ना करो तो, राइट। तो काफी कुछ सीखा बच्चों हमने, एक अलग लेवल, एक अलग टेम्परेचर पे ले जाके हमने चीजों को जाना, जेईई मेंस की ट्रू पहचान हमने देखी, सारा कंटेंट हमने पढ़ तो लिया था, बट अब प्रॉब्लम सॉल्व करके जो है रियल गर्मी, रियल फीलिंग जो है तभी आती है। और वो सारी चीजें हमने डीपीपी 1 में की, इजी मॉडरेट सवाल, जो कि काफी हेल्दी और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है फंक्शंस के सवालों का इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन। अगले सेशन में मिलेंगे बच्चों डीपीपी 2 में, जहां पे हम लेवल को और इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और शार्प करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।